देखो, शुरुआत करने से पहले आज पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग शनिदेव का नाम लेते हैं। जय शनिदेव। अभी सब सोचोगे शनिदेव क्यों, है ना? तो देखो, आज से ना 6 महीने तक, जब तक क्लास चलने वाला है, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों। लॉजिक के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? जितना हो पाएगा उतना आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है? शनिदेव क्यों? देखो, क्या है ना, समझते हैं ऑकल्ट साइंस। हम लोग जो भी बात करेंगे ना ऑकल्ट साइंस के बारे में, अभी ऑकल्ट साइंस है क्या? देखो, एक नॉर्मल मटेरियल साइंस होता है। वेबिनार में ये चीज डिटेल में बताया था मैंने। मटेरियल साइंस जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, और ऑकल्ट साइंस क्या है ना, जो नहीं पढ़ाया जाता मेन स्ट्रीम में। वो जिसको इंटरेस्ट होता है वही लोग आते हैं, सीखते हैं। बेसिकली बात क्या है ना, कि हमेशा से ये चीज होता है कि आप पहले चले जाओ तो जो भी रूल रेगुलेशंस होते थे ना, वो संस्कृत में लिखे जाते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज होता था, ठीक है? आम भाषा, आम लोग नहीं समझ पाते थे उस लैंग्वेज को, आम लोग नहीं समझ पाते। आज भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं रहता। इंग्लिश तो हम सबको लगभग आता ही है। बहुत अलग लेवल का इंग्लिश यूज करते हैं, वर्ड्स वो सिर्फ एक वकील या एक जज ही समझ पाते हैं। नॉर्मल कांस्टेबल और दरोगा ये सब भी नहीं समझ पाते, बहुत अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है वो। क्योंकि लॉ सब लोग नहीं समझ पाए, ये ऐसा सोचकर ही बनाया जाता है, ठीक है? अशोक सम्राट के टाइम पे ये चीज संस्कृत में लिखा गया था, क्योंकि आम लोग अगर लॉ समझ गए तो सब सवाल जवाब करने लग जाए, है ना? तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि लॉ को कुछ लिमिटेड लोग ही समझे, सब नहीं समझ पाए। तो ये तो बात हो गई एक इंसान को या किसी भी चीज को रूल रेगुलेशन में बांधने की बात, उसको उस तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात आता है साइंस का समझने का, साइंस मतलब क्या, विज्ञान। कोई भी चीज काम कैसे करती है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो चीज समझना। अब क्या है, हमने मेन स्ट्रीम में साइंसेस पढ़ा तो मटेरियल साइंस पढ़ा, जैसे मशीन्स कैसे बनाते हैं, या बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा तो एक इंसान को कोई बीमारी हुआ तो उसको ठीक कैसे करते हैं, ये सब सीखते हैं। लेकिन ऑकल्ट साइंस में क्या है ना, कि आप सोचते क्या हो, आप डिसीजन क्या लेते हो, ये इस लेवल पे बात होती है, ठीक है? ऑकल्ट साइंस वो है। ऑकल्ट साइंस में क्या है ना, कि हिडन साइंस बोलते हैं बेसिकली, जो छिपा हुआ साइंस, ठीक है? बात करते हैं कैसे हिडन साइंस। अच्छा, मान लो कि आप एक इंसान हो, आप कोई भी साइंस या कोई भी रूल बनाओगे ना तो खुद के ऊपर नहीं बनाना चाहते, ठीक है? आप मशीन्स को समझते हो, मशीन्स के ऊपर साइंस बनाते हो, यूजर मैनुअल बनाते हो, सब कुछ। लेकिन एक इंसान काम कैसे करता है वो जानना या समझने का, ना कोई समझाना चाहता है ना आप समझना चाहते हो। आपका यूजर मैनुअल क्या है, ठीक है? ये चीजें छिपा कर रखी गई है, कुछ लिमिटेड लोग ही जानते हैं कि आप किस रूल्स पे काम करते हो, आपका दिमाग कब क्या सोचेगा। इसका एक फॉर्मूला है, एक आधार है, एक रूल एंड रेगुलेशंस है। वो काम कैसे करेगा, सब कुछ एक प्रोसेस है, एक मैनुअल है। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको थॉट्स आ जाते हैं या रैंडमली आप बीमार पड़ जाते हो। सब कुछ सिंक है, सब कुछ एक फॉर्मेट में होता है, ठीक है? लेकिन इस साइंस को छिपाया गया, एक अलग लैंग्वेज में लिखा गया जो आम भाषा में लोग नहीं समझ पाते, आम लोग नहीं समझ पाते, बहुत लिमिटेड लोग। जैसे कानून वकील लोग समझते, जज लोग समझते, सब लोग नहीं समझ पाते। आप कुछ भी छोटा से छोटा केस में जाओ तो आपको वकील की जरूरत है, वो उसी भाषा में बात करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ भी वही चीज है। ऑकल्ट क्या है ना, कि एक इंसान के बारे में हर चीजें वो समझाता है, कि एक इंसान काम कैसे करेगा, सोचेगा कैसे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो 20 साल बाद क्या कर रहा होगा, हर चीज बताता है। ये चीज ऑकल्ट साइंस बताती है। अभी जैसे देखो कि मान लो कि आप समझोगे कैसे, तो कभी कच्चा रास्ता पे जाओ तो कोई इंसान ना, वो टायर का निशान होता है ना मिट्टी पे, वो देखकर समझ जाता है कि यहाँ टू व्हीलर गई है या फोर व्हीलर गई है, 2 घंटे पहले गई है या 2 दिन पहले गई है, ठीक है? तो एक गाड़ी या एक घटना
अपना निशान छोड़ती है, ठीक है? वो निशान अगर आपको समझना आता है, तो आप ये समझ जाओगे कि पीछे क्या कहानी घटी है। फॉरेंसिक वाले यही करते हैं ना, या कोई भी केस सॉल्व होता है तो ये ऐसे ही होता है कि कोई भी घटना हुई हो, तो वो एक इम्प्रिंट देकर जाता है। वो अपना परछाई छोड़कर ही जाता है, वैसे नहीं कुछ भी होता। बस पढ़ने वाला चाहिए, है ना? वही चीज़ हम कोई सीखता है तो वो समझ जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से कोई भी, सिर्फ इंसान, ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं है, कोई भी प्राणी अपना इम्प्रिंट छोड़कर जाता है। क्योंकि हम लोग कॉकरोच को पढ़ के क्या करेंगे? तो हम लोग इंसान को पढ़ते हैं। ऑकल्ट साइंस इज ऑल अबाउट कि एक लिविंग लिविंग बीइंग का जीने का तरीका, या उसका जो एक समझो ना, यूजर मैन्युअल क्या है। एक आप कोई भी मशीन खरीदो, एक स्कूटी खरीदो, तो यूजर मैन्युअल मिलता है ना, कि उसपे सारा कुछ डिटेल्स में लिखा रहता है कि ये काम कैसे करेगी, इसका फंक्शनिंग क्या है, कौन सा बटन का क्या यूज है, ये सब कुछ लिखा हो। तो एक इंसान का यूजर मैन्युअल वो इंसान खुद छोड़ता जाता है। अच्छा, इसको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझे। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हम सब कर दो, सब तो समझ आ जाएगा, आवाज आ रही है। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी मशीन ना, यूजर मैन्युअल उसके बारे में हर चीज डिटेल में बताता है, वैसे ही कोई भी लिविंग बीइंग अपने अंदर से एनर्जीज रेडिएट करती है, वो बताते रहती है टाइम टू टाइम कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है। लेमैन लैंग्वेज में समझो कि पहले के डॉक्टर्स वो नब्ज देख के बता देते थे क्या बीमारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा चीज मिल जाता था उनको, ये फ्लो से, सिर्फ ब्लड फ्लो से बता देते थे बॉडी में क्या है। अभी लीवर खराब है तो ब्लड फ्लो अलग होगा, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो ब्लड फ्लो अलग होगा। पहले आंख देख के, जीभ देख के, कान देख के बता देते थे। ठीक है, आंख पीला हो गया तो जॉन्डिस, ये सब बॉडी में कुछ भी चेंज होगा ना, तो वो बॉडी बता देगी। बस वो पढ़ने वाला चाहिए। तो फिजिकल बॉडी को, मटेरियल बॉडी को पढ़ते हैं तो उसको बोल देते हैं डॉक्टर। ठीक है। और इसका ना एक प्रोसेस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक अकेला साइंस नहीं है, ऑकल्ट के अंदर ढेर सारे साइंसेस आते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ के वो बता सकते हैं कि आपका इम्प्रिंट क्या है। जैसे अभी हमने बात की ना कि टायर निशान छोड़ के जाता है, तो बाइक वाला टायर अलग निशान छोड़ कर जाएगा, फोर व्हीलर अलग निशान छोड़ कर जाएगा। तो हम लोग जैसे इंसान है, तो हम लोग, मैं अलग निशान छोड़ के जाता हूँ, आप लोग अलग, सबका अलग अपना अपना वो है, इम्प्रेशन है। तो इसको समझने के लिए ढेर सारे साइंसेस है। बात करते हैं पामिस्ट्री की। पामिस्ट्री में क्या है, सबका हाथ अलग अलग है। ठीक है। हाथ में वो रेखाएं बता देती है कि मतलब क्या है, इसका नेचर, इसका फ्यूचर, सब कुछ। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स बता देते हैं। तो एक इंसान बेसिकली रेडिएट करता है एनर्जी, अपने अंदर से एनर्जी निकालता है कि कोई जानकार जो पढ़ सकता है उसको पढ़ के समझ जाए। सब रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी। जैसे कि एक, लोगों ने सुना होगा या नहीं, रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी होता है। रिस्ट वॉच देख करके आप किसी इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हो। एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी होता है कि आपका सिग्नेचर देख के इंसान का नेचर बता। तो मैंने बोला ना, एक ह्यूमन बीइंग ना एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है। छोड़ो, 2 मिनट के लिए बात करो, आपने कभी देखा होगा कौवा को काऊ काऊ करते, तो उसके आवाज से आप समझ जाते हो कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो अच्छा है। कहते हैं ना कि ये देख लिया तो ऐसा होता है, कुत्ता भौंक रहा है तो बोलते हैं अरे इतना काहे रो रहा है, क्या हो गया। तो आपको भी पता है कि हर लिविंग बीइंग एक एनर्जी रेडिएट कर रही होती है। ठीक है? तो उसी तरीके से ये ह्यूमन बीइंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना, भगवान का सबसे यूनिक क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बॉडी भी अपना एनर्जी रेडिएट कर रही होती है अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो उसको बस समझ, अब हर बहुत सारे तरीके से रेडिएट करती है, आप एक तरीका पकड़ो और समझो। जैसे फेस रीडिंग होता है। फेस रीडिंग में क्या है, चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ के, कोई जो जानकार लोग हैं, फेस रीडिंग करते हैं वो लोग, वो चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आपके माइंड में क्या। माइंड रीडिंग होता है, जानते ही हो। पामिस्ट्री होता है, हाथ की रेखाएं रीड कर लेते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी बेसिकली डिटेल्स दे रही होती है टाइम टू टाइम, पढ़ने वाला चाहिए। हर तरह का डिटेल दे रही होती है। तो ऑकल्ट साइंस की बात कर रहे थे हम लोग, हिडन साइंस। तो ये बेसिकली ना इनक्रिप्टेड लैंग्वेज है, जैसे कि सब लोग कंप्यूटर यूज करते हो ना,
कंप्यूटर में क्या है, आपने एबीसीडी टाइप टाइप किया, वो गया ट्रांसलेटर के पास जिसको असेंबलर बोलते हैं, वो उसको 0 और 1 फॉर्मेट में करता है। तो कंप्यूटर समझ पाता है कि 0 क्या है 1 क्या है, फिर वो कंप्यूटर उसको असेंबलर को वापस से रिप्लाई देता है, फिर असेंबलर आपको बताता है कि क्या मशीन ने समझा। तो बेसिकली ऑकल्ट साइंस क्या है ना, कि एक ह्यूमन बीइंग अपने अंदर का इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन चूंकि आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास वो ट्रांसलेटर नहीं है। अभी ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर है प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं जो भी हम लोग इस कोर्स में बात करेंगे, वो प्लैनेट्स ट्रांसलेटर है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि किसी का केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सब लोग रेजोनेट उससे जल्दी कर लेते हो। पामिस्ट्री में हाथ देखा किसी का, तो जो पामिस्ट लोग होते हैं वो देखते क्या है, सूर्य पर्वत ऊपर है, चंद्रमा पर्वत नीचे है, सूर्य रेखा ऐसा है, जुपिटर गुरु का रेखा ऐसा है, यही रीड करते हैं। उनको नहीं पता कि ये लाइन सीधा है तो लीवर में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं करते वो। सूर्य पर्वत ऊंचा है तो इंसान के लाइफ का सूर्य अच्छा है, तो मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोजीशन पे जाएगा। ये उनका एक प्रिडिक्शन होता है। तो बेसिकली प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, प्लैनेट्स बीच के ट्रांसलेटर है। आप न्यूमरोलॉजी में समझो क्या होता है, कि किसी के नंबर में 3 बार बार आ रहा है, या बर्थ डेट का सम 3 है, 3 उधर न्यूमरोलॉजी में मरकरी को डिनोट करता है, तो उस इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा, ये सब चीजें होती है। तो खैर मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ कि ऑकल्ट साइंस के ढेर सारे ब्रांचेस, ठीक है, जिससे आपके अंदर की एनर्जी को समझा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे साइंसेस है। इसी में आता है रेकी, इसी में आता है वास्तु। ठीक है, रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी मैंने अभी बोला। एक बंदा मेरे को मिला ऐसे ही चलते, उसने मेरा घड़ी देख के मेरे बारे में ढेर सारी चीजें बता दी। उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी भी होता है। तो मुझे उस दिन फिर समझ आया कि ये घड़ी तो मैंने ऐसे रैंडमली उठा लिया, किसी भी दुकान में गया और रैंडमली जो पसंद आया डिजाइन ये वो पसंद आ गया। अभी वो रिस्ट वॉच मेरे बारे में सब चीजें बता रहा है, इसका मतलब है कि वो कोइंसिडेंस नहीं था। और ये बात समझ, वो कोइंसिडेंस नहीं था। मेरा रिस्ट वॉच चूज करना, मेरा घड़ी को पिक करना उस दुकान से, ये कोइंसिडेंस नहीं था। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा प्लानिंग का एक छोटा सा इंसिडेंट था। मेरे ब्रेन के अंदर जो थॉट आया, 500 घड़ियां थी मेरे अंदर, वो घड़ी चूज करने का क्यों थॉट आया? क्योंकि मेरे अंदर की बॉडी की अंदर की एनर्जी उस घड़ी से रेजोनेट की, और मैंने वो घड़ी पिक कर लिया। बराबर वैसे ही हाथ की रेखाएं आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज को का एक समझो कि डिनोट करती है, एक इंडेक्स है, प्रेजेंट करती है कि आपका बॉडी काम कैसे कर रहा है। हाथ देख के बता देते हैं लोग, जैसे फेस देख के बता देते हैं, नहीं कहते किसी का चेहरा देख के बता देते, अरे थके थके हो, 2 दिन से सोए नहीं हो क्या, एक इंडिकेशन है, इंडिकेट कर देता है ये चीज। तो बेसिकली ऑकल्ट साइंस क्या है ना, हिडन साइंस है। ये सब चीज हम लोग उस ऑकल्ट के अंदर पढ़ते हैं, कि इतने चीज को पढ़ के आप पूरा का पूरा दायरा बता सकते हो क्या है। जैसे कि अभी मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ, मेरे को सुबह सुबह उठ के भी ठंडी लग रही है, तो समझ जाएंगे हम लोग कि अभी दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है। तो समझ आ गया ना सूर्य किधर होगा। अगर थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा है आपने, सीजन वेदर ये सब पढ़ा है, तो समझ में आ जाएगा सूर्य अभी इस तरफ होगा उस तरफ होगा, सब समझ जाओगे। तो आप छोटा छोटा चीज फील करके समझ के बड़ा बड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चल रहा है। तो वैसे ही ऑकल्ट में ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, जिसको मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। ऑकल्ट के ढेर सारे ब्रांचेस हैं, मैं 3-4 नाम आप लोग जानते हो, मैं 2-3 और बोल देता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे। जैसे पामिस्ट्री होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, वास्तु होता है, रेकी होता है, भृगु नंदी नाड़ी होता है, कस्पल इंटरलिंक होता है, सूर्य सिद्धांत होता है, लाल किताब होता है, लघु पराशरी होता है, केपी होता है, कृष्णा मूर्ति पद्धति, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होता है, होरारी एस्ट्रोलॉजी होता है, प्रश्न शास्त्र, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होता है, होरा साइंस होता है। ढेर सारे ब्रांचेस है ऑकल्ट के। आपने 3-4 के नाम सुने रहे होंगे, बाकी के नहीं सुने रहे होंगे।
रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी होता है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी होता है, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, बहुत सारे साइंसेस हैं ऑकल्ट के। लेकिन इन सब का मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है। फिर आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हो इसलिए एस्ट्रोलॉजी का तारीफ कर रहे हो, है? तो ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक दूंगा। हाँ, ये मैं भूला नहीं हूँ कि हम लोगों ने शनिदेव को क्यों प्रणाम किया, उसका आंसर डिटेल्ड आंसर है, इसलिए चल रहा है। ठीक है, मिल जाएगा आंसर। तो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट क्यों एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं? मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज समझने के लिए ऑकल्ट में आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स है हमारे साइड पे, प्लैनेट्स है। जैसे कंप्यूटर को समझने के लिए असेंबलर होता है, हमारे साइड प्लैनेट्स है। कोई भी चीज किसी भी इंसान को समझने के लिए प्लैनेट्स का हेल्प लगता है। अपने को प्लैनेट्स का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी साइंस में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर कोई भी साइंस है, उसमें प्लैनेट्स की स्टडी बहुत लिमिटेड की जाती है। एस्ट्रोलॉजी में अथाह है, अंत ही नहीं है, आप पढ़ते जाओ। जितना ज्यादा पढ़ते जाओ उतना डेप्थ है। जैसे दूध है ना, दूध को उबाला पी लिया, सिंपल। उसको फाड़ दिया, पनीर खाया, सिंपल। लेकिन उसको चलाते रहो तो खोआ बना। तो जितना उसको ऐसा मथोगे ना, उतना ज्यादा स्वाद निकलेगा उसका। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को बहुत डिटेल में और बहुत माइन्यूटली पढ़ते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब कोर्सेज जो भी है उसके ब्रांच साइंस समझ लो, ऐसा है। और कुछ साइंसेस तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एस्ट्रोलॉजी पे, बिना एस्ट्रोलॉजी आए आप कर ही नहीं सकते। जैसे होरारी एस्ट्रोलॉजी है, प्रश्न शास्त्र, वो आप बिना एस्ट्रोलॉजी जाने कर ही नहीं सकते। जैमिनी पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये सब बिना एस्ट्रोलॉजी आए मुश्किल है थोड़ा। तो वैसे ही यहाँ तक बात समझ आ रही है? ज्यादा डेप्थ तो नहीं हो गया? आ रही है? सबको आ रही है? वेरी नाइस। इसमें जो आपने वॉच एस्ट्रोलॉजी बताई है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एक और एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है, दैट इज काली किताब। अच्छा, हाँ, दिस इज न्यू, आई कैन से एडिशन इन माय वोकेबलरी। तो मेरा भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं, काली किताब मैंने नहीं सुना, लाल किताब सुना है। हो, ठीक है। अभी तो वैसे भी ना गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है कि आप ऑकल्ट साइंस को ऊपर लाओ। बीएचयू में एक अलग से ब्रांच ही खुल गया है, जहाँ पे बोलते हैं कि पहले आप कुंडली देखोगे, मतलब वहाँ के जो होम्योपैथी डॉक्टर है, कुछ तो ब्रांच याद नहीं आ रहा, वहाँ पे पहले कुंडली देखते हैं, फिर जाके उसको मेडिकल साइंस से इन्वॉल्व कराते हैं। एक दिल्ली में एक सुपर स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल था, 6 महीने पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि वहां रेकी का यूज करके ट्रीटमेंट की जा रही है। तो अब मेडिकल साइंस भी ऑकल्ट का हेल्प ले रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब लोग क्यों ना हेल्प लें, सब सीख के सब हेल्प लो, है ना? तो ऐसा है, बात कर रहे थे ऑकल्ट की। हाँ, तो अब क्या है, ऑकल्ट ना हिडन साइंस है, इतना बात समझ गए? अच्छा, एक चीज देखो, ये जो दुनिया है ना, जो हम लोग देखते हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। देखो, दो तीन तरह की दुनिया है, ठीक है। एक दुनिया जो हम लोग देखते हैं, ये सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स है, हम लोग है, धरती चल रही है, एक ये दुनिया। एक दुनिया होती है समुंदर के अंदर, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठीक है। बहुत समुंदर के बहुत अंदर जाओगे ना, तो वहाँ लाइट नहीं है। अजीब अजीब वो दिखेंगे, लिविंग बींग्स दिखेंगे। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग चल रही होती है, ठीक है। सब सिस्टम चल रहा होता है। एक रिसेंटली मैंने देखा कि एंट हिल है ना, एंट हिल, चींटी का जो घर होता है, इतने से एंट हिल में उनका पूरा का पूरा कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट बसा होता है। हर चीज, हम लोग तो इंसान इतना ब्रेन रख के उतना व्यवस्थित ढंग से नहीं रहते होंगे, उन लोगों का प्रॉपर सब कुछ होता है, किचन और ये ड्रेनेज सिस्टम, हर कुछ। छोटी मोटी बारिश आएगी तो उसके एंट हिल होते हुए पानी बह के निकल जाएगा और उनको कुछ नहीं होगा, बहुत तेज आंधी में ही खराब होता है। तो हर एक बिंग, लिविंग बींग्स का अपना एक दुनिया होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों का भी एक अपना दुनिया है, एक और दुनिया होता है हम लोगों के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे चोट लगी, अभी तो तुरंत रेड हुआ, अभी हम लोगों को लगता है, बोलते हैं ना 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी वो अपने आप थोड़ी हो रहा है। मान लो दवा नहीं खाया मैंने, 2-3 दिन में वो
ऐसा ब्लैक ब्लैक होता है, फोटी पड़ता है और फिर ठीक हो जाता है। कैसे हो रहा होता है? जैसे ही चोट लगी, पूरा बॉडी रेड अलर्ट पे होता है। हम लोग को नहीं पता है, ये सब बैक ऑफ द माइंड हो रहा है, सब कॉन्शियसली हो रहा है, हम लोग को नहीं पता चलता। रेड अलर्ट, सारे बॉडी का सेल्स एक्टिव हो जाओ। यहाँ पे पहले जो वो एम्बुलेंस वाले दौड़ो, यहाँ जो सेल्स डेड हो गए उनको ले जाके हॉस्पिटलाइज करो, नए सेल्स को बनाओ तुरंत। लीवर को कॉल आता है, हाँ डिमांड आ गई, ब्लड को कॉल जाता है, सब कुछ फटाफट हो रहा होता है और 2-3 दिन लगता है वो ठीक कर देता है। पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है बॉडी के अंदर और माइक्रो लेवल पे चल रहा है। ठीक है, पूरा एकदम सिंक है। अब क्या है ना कि जैसे एक दुनिया बाहर है जो हम लोग देखते हैं, वहां लाइट है, वहां लाइट है। समुंदर के अंदर लाइट नहीं है। एक दुनिया है जहां लाइट है, एक दुनिया है जहां लाइट नहीं है, अंधेरा है। बॉडी के अंदर अंधेरा है, वहां जाकर लाइट जलाना ही एस्ट्रोलॉजी, राइट। वहां अंधेरा में आप लाइट जला दो। कहते हैं ना कि आपको विजन मिल जाती है, मेडिटेशन करने से आपको दिखने लग जाता है। अरे आंख बंद करके दिखेगा कैसे? आप वो लाइट अंदर जलाते हो, ठीक है। जहां पे अंधेरा है वहां लाइट जलाओगे, इसी को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योति ऑफ ईस्ट, भगवान द्वारा दी गई दृष्टि या लाइट, ठीक है। एक नया नेत्र मिलता है, इसलिए वेद में 6 अंग है, वेद के 6 अंग है। उसका जो नेत्र, नासिका कुछ और है, कान कुछ और है, नेत्र ज्योतिष को बोला जाता है, ठीक है। ये वेद पढ़ोगे तो समझ आएगा, ये रीजन है। तो आपके अंदर जो अंधकार है, आप कभी भी बॉडी के अंदर जाओगे तो रोशनी, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी है, लेकिन आप अपने ज्ञान से, विजन से वो लाइट जलाते हो। वो लाइट जलाने का प्रोसेस ही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। अब ये ऑकल्ट को हिडन साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको माना जाता है, ये हम लोग समझेंगे, जमीन के अंदर छिपा हुआ साइंस है, गड़ा हुआ साइंस है, उसको हम लोग ऐसा खोद के निकालते हैं। अंधकार, हिडन, उसको लेकर रोशनी में लाते हैं। सैटर्न, अंधेरा है वहां पे, ठीक है। सूर्य रोशनी है, सैटर्न पूरा का पूरा अंधकार है। हम लोग अंधकार में लाइट जलाने का काम करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले बोला कि जय शनिदेव, ठीक है। परमिशन तो लोगे अंधेरा में जाने से पहले, ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे लाइट लेके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और सेशन समझ में आ रहा है तो कुछ भी बोलो। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आपकी एक एक चीज एकदम क्लियर हो रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। किसी को लैंग्वेज बैरियर भी है कोई? मतलब मेरा वर्ड्स बहुत ज्यादा हिंदी या बहुत ज्यादा इंग्लिश, ऐसा कुछ हो रहा है? बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज, ऐसा कुछ? कोई ओपिनियन दे सकते? रेज हैंड। आभा ने रेज हैंड किया है, हाँ मैडम बोलिए। सॉरी आप बड़े हैं मेरे से, नाम लिखना अच्छा नहीं। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? हाँ बताइए। हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए, डाउट पूछिए। भारती चौधरी जी हैं, आपने हैंड रेज किया है। मेरी माता श्री है। ओके, नमस्ते। एंड प्लीज क्वेश्चन पूछिए। और मेरे ख्याल से तो आप कैमरा ऑन करिए, जिससे कि हम आपको कम से कम नमस्कार तो कर सकें। मुंह छुपा के रखी हुई है। चलिए आगे बढ़े, जी, यहाँ तक सब क्लियर है। यस। अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में घुसते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। हाँ, मैं ही नहीं, आप सब लोगों को कंफर्मेशन देनी है बेटा। आप सब लोग बताइए, हाँ बिल्कुल, सब और लोग बताइए समझ आ रही है नहीं आ रही है। है तो उनको पूछिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे भी ज्यादा ही बोलती हूँ, तो प्लीज आप लोग बोलिए।
नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आवाज वो रिवर्बरेट कर रहा है ना। अच्छा चलते हैं, सेशन आगे बढ़ाते हैं, हम लोग क्लास जी के बाद बातें करेंगे, ठीक। जी म्यूट कर लीजिए, है ना, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अभी हमने समझा कि प्लैनेट्स का डिटेल स्टडी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए हम लोगों को 3 पिलर्स का हेल्प लेना होता है, 3 मेन पिलर्स, जिसमें कि सबसे मेन पिलर है प्लैनेट्स, जो हर ऑकल्ट, जितने भी ऑकल्ट के ब्रांचेस की बात करी मैंने, उन सब में वो पिलर तो कॉमन है। प्लैनेट्स तो हर ऑकल्ट के, कोई भी ऑकल्ट साइंस चले जाओ, प्लैनेट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आप। एस्ट्रोलॉजी के 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला प्लैनेट्स, दूसरा राशि, और तीसरा हाउसेस, जिसको हम लोग भाव कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टर्म नया होगा। राशि सबने सुना रहेगा, प्लैनेट्स सब जानते होंगे, प्लैनेट्स मतलब ग्रह। हाउसेस, भाव क्या होता है, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हाउसेस मतलब भाव, भावना, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा पिक्चर बना के समझते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस, यस सर। दिख रही है। तो समझते हैं। ये आप लोगों ने पहले देख रखा है, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले देख रखा है। कोई यस यस बीच में बोलते रहो, हाँ। यस सर, यस सर, वी हैव सीन। हाँ, ये आप लोगों ने देखा है। इसको बेसिकली होरोस्कोप बोलते हैं या कुंडली बोलते हैं, ठीक है। ये ये एक ना 2D फॉर्मेट है। 2D मतलब 2 डायमेंशन में दिखाते हैं कि पूरा का पूरा अपने लाइफ का, जो मैंने जैसे अभी बताया ना कि एक इंसान अपना इम्प्रिंट छोड़ता है, तो पामिस्ट्री में जैसे हाथ देख के सब कुछ बता देते हैं। ये जो ये 2x2 का जो अपना पेपर साइज होरोस्कोप है, ये हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो हम लोग अपना इम्प्रिंट, अपना परछाई, अपना छाप छोड़ देते हैं, और ये चीज पूरे लाइफ को डिफाइन कर देता है और बता देता है कि क्या चीजें कैसे होंगी। इवन योर थॉट्स, आप सोचोगे क्या, वो तक इसमें लिखा है। पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है, जितना डेप्थ में आप पढ़ सको। इसमें यहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस है। अभी सिर्फ समझते जाओ, हाउसेस हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th, ये 11, ये 12। अब आप पूछोगे कि रोमन नंबर में क्यों लिखा। मैंने पूछ बोला ना कि जो भी चीज किया उसका लॉजिक पूछो मेरे से कि आखिर किया क्यों है ये। हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का आंसर है। जितना आता होगा उतना मैं बताऊंगा। रोमन नंबर में लिखने का मतलब ये है कि हम लोगों को ऐसे ही देखो, 12 9 12 का चलता है यहाँ पे रूल। 12 9 12, 12 हाउसेस, 12
9 प्लैनेट्स और 12 साइंस यानी राशि। ये जो नंबर है ना, ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। 12 हाउसेस और 12 साइंस बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। तो अपन लोग हाउस को रोमन नंबर में लिख देते हैं और साइंस को न्यूमेरिक में। ठीक है। अब क्या है ना कि हाउसेस ना फिक्स है, किसी भी इंसान की कुंडली हो, ये हाउसेस बदलेंगे नहीं। फर्स्ट हाउस जहाँ पे वही रहेगा, सेकंड हाउस जहाँ पे वही रहेगा, थर्ड वही, फोर्थ वही। जिसका ये है, ये चाहे राम का कुंडली हो चाहे श्याम का कुंडली हो, जहाँ पे जो हाउसेस है वो फिक्स है। राम का 10th हाउस यहीं पे होगा और श्याम की कुंडली का भी 10th हाउस यहीं पे होगा, ये फिक्स है। ठीक है। आपने ये कुंडली देखी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रब करते हैं। बात करते हैं राशि की, कि राशि क्या होता है। ठीक है। राशि क्या है, हाउसेस फिलहाल के लिए समझ गए। एक 2x2 में जो नंबरिंग है वो वैसा ही रहता है, किसी की भी कुंडली हाउसेस फिक्स है। राशि को समझते हैं, राशि क्या है। जैसे कि आप आसमान में देखते हो ना, सूर्य ईस्ट साइड में उगते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे वेस्ट में सेट करके और नीचे फिर धरती के नीचे से जाते हैं, ये चीज होता है। फिर अभी इस मोमेंट पे मेरे को बताना होगा कि सूर्य कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊंगा, उधर तिरछे में। मैंने फोन पे बताया कि हाँ सूरज मेरे तिरछे में है, तो कोई समझेगा नहीं, समझेगा। उसका प्रॉपर लोकेशन बताना पड़ेगा कि बेसिकली सूर्य है कहाँ पे। तो हमारे चारों तरफ जो आसमान है ना, उसको बेसिकली 12 टुकड़ों में बांट दिया। 12 टुकड़ों में, मैं पिक्चर में दिखाता हूँ करके, 12 टुकड़ों में बांट दिया। अब क्या है, सूर्य कहाँ पे है उस एक टुकड़े में पता चल जाएगा। जैसे देख देख, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है। मान लेते हैं ये हम लोग हैं, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग हैं। हम लोगों के चारों तरफ, ये हम पृथ्वी पे खड़े हैं, ऐसे हवा में तो लटकेंगे नहीं, ये पृथ्वी पे खड़े हैं, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, उस पे हम लोग खड़े हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ठीक है। यहाँ से सूरज उगते हमने देखा, और ऐसा साउथ इधर है और इधर इस साइड नॉर्थ है। ऐसे थोड़ा सा साउथ की तरफ टिल्ट होते हुए वेस्ट में सेट होते देखा, लेकिन सामने उसके बाद नीचे हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे चला गया रहता है। ठीक है, इतना दिखता है अपने को। अब मान लो कि सूर्य मान लो यहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे ना हमें तिरछा दिख रहा है। तो ये लोकेशन कैसे पता चलेगा, तो बताते हैं। मान लो कि आपके चारों तरफ आसमान है, मानना क्या, ये फैक्ट है, नहीं भी मानोगे तो आसमान तो है ही चारों तरफ। अब मैंने क्या बोला, इसको 12 टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, 4 हो गए। बारह टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है ना। अब क्या है, सूर्य यहाँ पे ईस्ट साइड से होगा, तो अपने को पता है ये वाले सेक्टर में सूरज है, तो बता सकते ना इस वाले सेक्टर में। अच्छा, सेक्टर का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये उल्टा कर रहा हूँ मैं क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 टुकड़ों में आसमान को बांट दिया। ये ना बेसिकली आसमान को बांटा नहीं है, ढेर सारे स्टार्स है, और अपने को पता है
कि स्टार्स आर फिक्स्ड, स्टार्स मूव नहीं करते, है ना, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। तो अब हम लोग जैसे कि कहीं पे भी जाते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली गए, किसी का घर ढूंढना है, तो हम लोग वैसा चीज बोलेंगे जो चीज फिक्स है। अब मान लो बोलेंगे गांधी चौक से बाएं मुड़ना है, अब 2 साल के बाद गांधी चौक ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे बताओगे? ऐसा लैंडमार्क बताते हैं ना, जो चीज फिक्स है, जो मूव नहीं करता है। तो हम लोग कभी भी किसी प्लैनेट्स का लोकेशन तब बताते हैं किसके रेफरेंस में, जो चीजें फिक्स है। तो फिक्स क्या है? स्टार्स, तारे। तारे मूव नहीं करते, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं, तारे मूव नहीं करते। तो प्लैनेट्स जैसे कि सूर्य मूव कर रहा है, तो सूर्य का रेफरेंस स्टार से देंगे। तो वो आसमान को, जैसे मैंने बोला, 12 टुकड़ों में बांटने, तो बेसिकली स्टार्स है ना, आसमान में चारों तरफ स्टार्स है। आसमान तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस जहां तक दिखता है हम लोग उसको आसमान बोल देते हैं, वो कुछ ऐसा कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। हम लोगों ने स्टार्स को टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ स्टार्स होंगे, बोर्ड पे दिख रहा है ना, यहाँ कुछ ऐसा चारों तरफ स्टार्स होंगे, ठीक है, ऐसा चारों तरफ कुछ स्टार्स होंगे। तो हमने इन स्टार्स को लिया और बोल दिया कि एक नंबर का स्टार। अरे अभी फिर यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चंद्रमा है, मून, ठीक है, तो जब हमें दिखेगा तो क्या दिखेगा? चंद्रमा के आसपास जो तारे दिख रहे होंगे वो ये तारे होंगे। तो हमें दिखेगा चंद्रमा 1 नंबर वाले तारों के पास में है, तो समझ आएगा अच्छा चंद्रमा 1 नंबर वाली राशि में अभी प्रेजेंट दिख रहा है। चंद्रमा मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, और हमने आंख को ऐसे किया, ऊपर की तरफ देखा, ठीक है, तो ऊपर देखा तो चंद्रमा अभी, चंद्रमा के जस्ट पास यहाँ पे ये तारे दिखे, इन तारों के पास में चंद्रमा दिखा। हमें देखने में ये और ये पास लगेगा ना, ये वाला और ये वाला पास दिखेगा। तो हम लोग हमने ये समझा चंद्रमा अभी 11 नंबर वाले तारों के पास में है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने लोकेशन बताने को समझा कि कोई भी प्लैनेट्स का लोकेशन बताना है, वो राशि के हेल्प से बताएंगे। ये बात समझ आई? यस। तो राशि कुछ और नहीं, बेसिकली स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं और हिंदी में राशि बोलते हैं। और वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है और कुछ भी नहीं, ठीक है, वो लोकेशन बताते। पूछो। हेलो, हाँ हाँ एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज। इफेक्ट हमारे कुंडली और हमारे जीवन में पड़ता है, ये समझ में काफी ज्यादा दूर है। हाँ, तो वो हमारे कुंडली को किस हद तक अफेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं, और उनको उनका जो है वो सिग्निफिकेंट है, या उसको इग्नोर कर सकते हो नहीं, उनके इग्नोर तो इफेक्ट्स कर को? ही नहीं सकते, इग्नोर तो नहीं करते, इफेक्ट तो हर चीज का आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को मानते नहीं है, लेकिन इफेक्ट तो उनका भी आता है, ठीक है। बेसिकली ऑकल्ट क्या है ना, जहां तक पढ़ पाओ आप, एक जन्म का पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने ऑकल्ट का ढेर सारा 20-25 ब्रांचेस तो बता दिया। अभी जहां तक आप पढ़ पाओ, नियरेस्ट होने के बावजूद कितना दूर है वो। चांद बहुत पास होने के बाद भी बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। सैटर्न तो दिखता भी नहीं है, इतना दूर है, ठीक है, टेलीस्कोप से देखते हैं। स्टार्स बेसिकली ल्यूमिनरी ऑब्जेक्ट में आता है, ल्यूमिनरी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, ये पास अपनी लाइट होती है ना, तो उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है और सब इफेक्ट डालते हैं। और इतना तरीके से इफेक्ट डालते हैं हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला 1 नंबर का जो स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उन स्टार्स का पैटर्न बनता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, समझो ऐसा वी शेप का, ये ऐसा और ऐसा एक शेप बनता है, ठीक है। उस शेप का आप देखोगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, घबराना नहीं है, डिटेल में समझेंगे। मान के चलो 2 नंबर का स्टार्स है, 2 नंबर जो ग्रुप है, जैसे बांटा 12 टुकड़ों में, 2 नंबर का जो ग्रुप है, वो ग्रुप को देखकर, पैटर्न देखकर एक बैल का शेप बनता है, बैल का। उन ग्रुप को 20-50 जितने भी तारे होते हैं, उनको ग्रुप को ऐसा ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा डॉटेड डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो बैल का शेप बनाता है। अभी जिसके कुंडली में वो 2 नंबर उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, जो चीज समझेंगे, तो उसका नेचर बैल के तरह का होगा, ठीक है। बैल का नेचर क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। बैल को एक बार खेत में लगा दो,
तो वो बिना नुन 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 करते पूरा खेत ही जोतते, तब तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बैल और क्या करते हैं, मोटा बुद्धि के होते हैं, बारीकी चीज समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बैल और क्या होते हैं, बहुत जल्दी उठते नहीं है, वो पड़े रहते हैं जब तक, मतलब आप बहुत बोलो नहीं उठते जल्दी। एक बार उठेंगे तो सारा खेत काम करके आएंगे। उसके बाद बैल का और क्या नेचर होता है कि एक बार गुस्सा आ गया तो तहस नहस कर देते हैं, है ना, ऐसा ही नेचर होता है। तो उस इंसान में ऐसा ऐसा नेचर पाया जाएगा। एक और समझते हैं, जैसे कि 5 नंबर के ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उनको ग्रुपिंग करके देखा गया तो समझा गया कि ये शेर की तरह का होता है। तो जिनके कुंडली में सिंह राशि, लियो राशि 5 नंबर की होती है, घबराना नहीं है कुछ भी, सब सब समझेंगे। सिंह राशि होती है प्रोमिनेंट, उनका नेचर शेर के जैसा होता है। अभी शेर कैसा होता है, थोड़ा सा आलसी, जब तक भूख नहीं तब तक अपना शांति से बैठे रहेंगे, अपने आप को पूरे जंगल का राजा समझते हैं। तो लियो वाले लोग अपने आगे किसी की बात सुनते नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि बाकी सब लोगों को इनकी बात माननी चाहिए। शेर का ऐसा ही नेचर होता है, जंगल में राज करना चाहते हैं। जब भूख लगेगा तो उठेंगे, और ये पता है कि शिकार करके ही आएंगे, क्योंकि लियो वाले लोग, सिंह राशि वाले लोग उठते हैं तो जो सोचते हैं वो करके ही आते हैं। इसीलिए बहुत हायर हायर पोस्ट पे, बहुत हाई पोस्ट पे लियो साइन वाले दिखेंगे। एक बार जो सोच लिया करना है ना, तो छोड़ के वापस नहीं आते, वैसा है। बहुत ज्यादा वेल बैलेंस्ड माइंड के होते हैं, ठीक है। और राजशाही शौक, छोटा मोटा चीज पे बात नहीं करेंगे, चूहा वगैरह नहीं, चींटी विकटी नहीं खाते वो। बड़ा बड़ा भैंस को खाते हैं, हिरन को खाते हैं, बड़े 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 जानवरों का शिकार करते हैं। तो सी वाले लोग तितपुंजिया काम नहीं करते हैं, शाही लोग होते हैं। प्रीमियम, उनको देख के आपको लग जाएगा, प्रीमियम क्लोथिंग, ब्रांडेड कपड़े, इस तरीके का रहन सहन ये वाले। तो सिग्निफिकेंस जैसा पूछा लोग ने कि क्या हम पे पड़ता है, देखो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना, ये एक बहुत हजारों करोड़ों साल का ऑब्जर्वेशन है, हम लोग बस स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा, बहुत सालों का ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा इम्पैक्ट होता है, और वो देखा गया, प्रूफ भी हुआ, हो रहा है। तो हम लोगों तक आया, मेरे तक आया, आप तक जा रहा है, ऐसा होता है। और आप ये चीज पढ़ के अप्लाई करो ना, अप्लाई करो कि लियो शाइन वाले ऐसे नेचर के है या नहीं है, तब ना बहुत इफेक्ट आता है, बहुत परफेक्टली इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि रैंडम इफेक्ट है, बहुत तरीके का इफेक्ट है। जैसे कि मान लो टीवी है और रिमोट है, बहुत दूर से, कोई कनेक्शन नहीं देते, फिर भी चैनल चेंज हो रहा है ना। तो ये इंसान ने बनाया और उसको जो भगवान ने बनाया, हम लोग तो बस स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत परफेक्टली इम्पैक्ट करता है वो हर चीज पे, ठीक है। तो ये राशियां हैं बेसिकली, मोटे मोटे तौर पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और कोई डाउट? क्लियर? हाँ पूछिए। डाउट नहीं था मेरा एक्चुअली, क्लैरिफिकेशन था। हाँ जहाँ तक मैं समझ पाया हाँ कि जो साइंस होते हैं, तो हाँ जैसे किसी पार्टिकुलर दिन मून के आसपास जो स्टार्स का जो एक डिजाइन पैटर्न बनता है, सपोज किसी पार्टिकुलर दिन मून के आसपास टॉरस साइन में स्टार्स का पैटर्न बना, तो हाँ उस दिन हम बोलेंगे कि मून जो है वो टॉरस राशि में है। हाँ, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अभी पिक्चर जी। से समझे ना कि मून ऐसा चारों तरफ मूव कर रहा है, तो चंद्रमा के पीछे वो है, बहुत पीछे, चंद्रमा से बहुत पीछे, लेकिन हम लोग से चंद्रमा इतना दूर है ना कि दोनों पास पास दिखते हैं, लगता है ऐसा स्टार्स है और ऐसा मून चल रहा है। इतना पास नहीं है मून, अगर मैंने बोला ना, मून अगर 1 किलोमीटर दूर है, चंद्रमा 1 किलोमीटर दूर है, तो तारे 1 लाख किलोमीटर दूर है, इतना गैप है चंद्रमा और तारों का। तारे इतने छोटे छोटे टिमटिमाते दिखते हैं, लेकिन बहुत हेवी इफेक्ट हो रहा होता है वहां पे, दिखता छोटा छोटा है, चंद्रमा से बहुत दूर है। लेकिन बेसिकली हम लोग ना लोकेशन बताने के लिए कि चंद्रमा लोकेटेड कहाँ पे है, राशि को वैसे समझते हैं कि राशि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जो लोकेशन बताने में हेल्प करता है। इम्पैक्ट बहुत अच्छे से आएगा, सीखेंगे। राशि बहुत बड़ा रोल प्ले, 3 पिलर्स बताए ना, राशि, प्लैनेट्स और हाउसेस। हाउसेस समझे, 12 हाउसेस होते हैं। राशियां समझे, प्लैनेट समझे। अब प्लैनेट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक ऐसे बात कर, स्क्रीन शेयर पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना?
अब हम लोग थोड़ा सा सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सूर्य है, इसका एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यहां तक समझते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। अब जैसे देखो ये सूर्य है ना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ऑर्बिट पे मरकरी है, ठीक है। पहला ऑर्बिट मरकरी, हिंदी में बुध। सेकेंड ऑर्बिट पे है वीनस, शुक्र, ठीक है, वीनस। तीसरे ऑर्बिट पे है अर्थ, ठीक है। चौथे पे है मार्स। पांचवे पे जुपिटर, और छठे पे सैटर्न, ठीक है। सबसे दूर सैटर्न ही है, ठीक है। ये प्लैनेट्स है। अच्छा, ये 6 तो हो गए, और कौन से बच गए? एक चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। यहाँ पे है चंद्रमा, ठीक है, मून। अच्छा, अब नाम सुना होगा राहु केतु, ठीक है। राहु केतु क्या है? राहु केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये पिक्चर समझ आ गया ना? राहु केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। आज तक जितना आप लोग डर रहे थे राहु से, केतु से, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है आसमान में। ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है। 2 ऑर्बिट का कट बनता है वहां पे। डिटेल में बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में कहा क्या है। शशिदेव म्यूट कर लेंगे क्या प्लीज? हाँ, थैंक यू। सूर्य के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, एक वो पाथ हो गया। अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, एक वो पाथ हो गया। ये दोनों पाथ जहाँ पे कट करते हैं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कोई रास्ता थोड़ी है, कोई वो पीसीसी रोड थोड़ी है। एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी पाथ है, रास्ता है। और ये रास्ता, वो रास्ता जहाँ कट करता है, वो राहु केतु एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है, एक कैलकुलेट किया हुआ एक पॉइंट है एनवायरमेंट में, अपने कॉस्मोस में। कोई फिजिकल बॉडी नहीं। जैसे सैटर्न, शनि एक पत्थर है ना, मतलब बड़ा सा वो है ना, बॉडी है। सूर्य एक बॉडी है, दिखता है, चीजें हैं। राहु केतु कुछ है नहीं, इसलिए उसको छाया प्लैनेट भी बोलते हैं। लेकिन बात क्या है कि फिर इतना बात क्यों होता है उसका? वो इतना पावरफुल ज्योमेट्रिकल पॉइंट है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। राहु केतु बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एस्ट्रोनॉमी में डिटेल में समझेंगे। तो टोटल अपने पास 9 प्लैनेट्स है जिसकी बातें करेंगे। सैटर्न के बाद का ऑर्बिट होता है यूरेनस का, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी बात नहीं की जाती है, ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बात की जाती है। तो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेके चल रहे हैं। अब वैदिक वेस्टर्न क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। थोड़ा सा समझ लो कि वेस्टर्न लोग सूर्य को सेंटर मान के बाकी प्लैनेट्स को मूव करके मानते हैं। कैलकुलेशन उनका वैसे चलता है। वैदिक जो इंडिया का पूरा एस्ट्रोलॉजी ओरिजिन इंडिया का है, बाद में कहीं से आया है, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अर्थ को सेंटर मानते हैं और सारे प्लैनेट्स को उसके अकॉर्डिंग मूव कराते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े, हमको क्या पता पृथ्वी नाच रही है नहीं नाच रही है, ये तो साइंस है। हम तो देख रहे हैं सूर्य को निकलते ऐसा ही। तो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अर्थ को सेंटर मान के बाकी प्लैनेट्स को मूव करता हुआ मानते हैं, और कैलकुलेशन भी वैसे ही करते हैं। ये फर्क है थोड़ा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो मानते नहीं है। तो बात करोगे, पूछोगे कि क्यों नहीं मानते, और वो लोग मानते हैं तो क्या उनके पास कुछ ज्यादा है? ऐसा नहीं है। जैसे कि किसी के कुंडली में कहीं पे नेपच्यून बैठा है, तो उसका जैसे एक एग्जांपल के लिए मानते हैं, नेपच्यून कहीं बैठता है तो वो आपको इंट्यूशन देता है। उसका अलग पैटर्न है समझने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अपने पास केतु है, केतु भी इंट्यूशन देता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के। केतु सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन कुछ कॉम्बिनेशन तो इंट्यूशन देता है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्यूशन सिर्फ वेस्टर्न वालों को आता है, हम लोगों में भी इंट्यूशन आते हैं। एग्जाम्पल
यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो नहीं मानते हैं, वो लोग मानते हैं। ये फर्क है। तो यहाँ तक हमने 3 पिलर को समरी के तौर पे समझा कि प्लैनेट्स क्या है, राशि क्या है और हाउसेस क्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हम लोग कोर्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, बेसिकली 4 सब्जेक्ट है टोटल। पहला सब्जेक्ट जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जो कुंडली बनाया मैंने 2x2 का ऐसा, उसको पढ़ना सीखेंगे। कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं उसको, उसके टूल्स पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सिलेबस मैंने ग्रुप में भेजा है आज, उसको पढ़ेंगे। दूसरा, जैसे आज क्लास का स्टार्टिंग हुआ, पहला आधा घंटा जैसे मैंने बातें किया, तो वो अपना दूसरा सब्जेक्ट है कि एस्ट्रोलॉजी का अपने लाइफ पे इफेक्ट, उसको डेप्थ में समझो का, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बातें करेंगे डिटेल में। मोरोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स को समझेंगे, एक प्लैनेट को कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे कि लोकेशन देखते हैं ना, तो किसी एक प्लैनेट का लोकेशन समझेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, उसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, समझेंगे प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं। प्लैनेट कभी कभी उल्टा भी मूव करते हैं, एक्चुअल में नहीं करते, लगता है उल्टा, रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। ये सब उधर एस्ट्रोनॉमी में समझेंगे। मैथमेटिकल चौथा सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कुंडली बनाते कैसे हैं। जैसे कि आजकल सॉफ्टवेयर है, डेटा पुट करो और हॉरोस्कोप बन के आ जाता है, बस कुंडली रीड करो, काम खत्म। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कुंडली बनाना सीखेंगे कि कोई भी बर्थ डिटेल, 3 डिटेल आएगा अपने पास। पहला बर्थ डेट, तारीख, दूसरा बर्थ टाइम, तीसरा बर्थ प्लेस। 3 डिटेल के आधार पे हम लोग कुंडली बना देंगे। बस 3 डिटेल किसी का लाओ, पेन उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, अपने एक पंचांग उठाएंगे अपना, और अपना बना देंगे कुंडली, कैलकुलेट करके बना देंगे। ये काम हम लोग चौथा सब्जेक्ट उसमें सीखेंगे। कैलकुलेशन पोर्शन उधर ही रहेगा। हमारा हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगा। एक दिन हम लोग प्रिडिक्टिव की बातें करेंगे, जो बातें आज करी, कुंडली, राशि, प्लैनेट्स, उसका सिग्निफिकेंस, ये सब बातें करेंगे उस दिन। दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगा। टाइमिंग सैटरडे संडे का रखते हैं। अब आप लोग बताओ कितना, किस टाइम पे फ्री रहोगे। मैंने सोचा है कि 8 से 9 सैटरडे संडे रखते हैं। ठीक है, किसी दिन अगर मतलब ऐसा कुछ रहेगा तो एक दिन पहले प्रायर नोटिस मिल जाएगी कि अगर संडे को सब लोग फ्री है तो दिन में कर लेंगे सेशन। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी है। बाकी मोटे मोटे तौर पे सैटरडे संडे रखते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लास, 8 से 9। आप लोगों को अगर कुछ इनपुट देना है तो दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ मैम, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि दिन में तो फिर भी थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। 8 to 9 का टाइम मेरे ख्याल से आइडियल टाइम है। इस समय सब लोग ज्यादातर फ्री रहते हैं। यही सोच के किया है, हाँ क्योंकि सब लोग वर्किंग लोग हैं, मैक्सिमम लोग वर्किंग है, हाँ, तो थोड़ा सा इंक्लूडिंग मी। सब लोग यस, वर्किंग है, तो रात को बेसिकली ठीक रहता है। हाँ इसलिए मैंने हाँ बोला कि संडे को पूछ लिया जाएगा कि सब लोग अगर चाहते हैं कि सुबह सुबह उठो, कुछ नया सीख लो, मजा आ रहा है सीखने में, सीख लो, तो जैसा डिसाइड करेंगे हम लोग ही है, कोई तीसरा नहीं है। तो डिसाइड करके दिन में भी सेशन कर सकते हैं, सर, अगर ऐसा हम सबका आ लोगों रहा है। की और भी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए मैं सोच हाँ रही ठीक है, ठीक है, थी वो मुझे भी डिसाइड देख लेंगे, जाएगा। बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे। मतलब सैटरडे संडे यस, वो चीज। अच्छा हाँ, ऐसा है, इन केस कभी मैं अवेलेबल नहीं रहा, सबका जैसा जॉब है